दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुंदरम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और लास्ट वीडियो में हमने राष्ट्रपति के उनके पद, उनके कार्यकाल, उनकी नियुक्तियां और महाभियोग के संबंध में जितने भी अनुच्छेद थे, हमने आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक में जितने भी प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल में, तो उन सभी पे हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कौन कौन से शक्तियां प्राप्त हैं और उन शक्तियों का उपयोग वो कैसे करते हैं। तो इस पे देखिए हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां इस पे डिस्कस करेंगे और इनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम वो देखेंगे। इसके बाद में विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां, और इनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका की शक्तियों से। तो देखिए कार्यपालिका की शक्तियां, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 53 में उनका वर्णन किया गया है। मतलब आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसमें निहित होती हैं। तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित होंगी, वो होती हैं राष्ट्रपति में। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो शक्तियां ये किसमें निहित हैं, ये शक्तियां निहित होती हैं राष्ट्रपति में। और राष्ट्रपति इनका उपयोग कैसे करते हैं? राष्ट्रपति इनका उपयोग करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। तो देखिए राष्ट्रपति जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं? वो निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर इन समस्त शक्तियों का उपयोग करते हैं। अब देखिए मंत्री परिषद क्या होती है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे हमने रामायण में, महाभारत या मूवीज वगैरह में देखा होगा, एक शासक होते हैं और शासक का मान लीजिए कि एक सिंहासन हुआ और उसके आसपास आप देखिए कि एक उनके जो मंत्री परिषद होती है, मतलब कुछ उनकी सभा में कुछ मेंबर्स होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने रामायण या महाभारत में काफी देखा होगा। तो इस प्रकार से मतलब एक शासक हुए, शासक के और उसके आजू बाजू मतलब रो में वहां पे एक मंत्री बैठते हैं। तो बस कुछ यही कॉन्सेप्ट है हमारे देश में कि राष्ट्रपति हुए और राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी सलाह के लिए, मतलब कामकाज करने के लिए, जो शासन के जितने भी कामकाज हैं उनको करने के लिए वो मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, मंत्री परिषद का गठन करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करते हैं। तो ऐसा कहां पे उल्लेख है? ऐसा उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 74 में। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करते हैं। तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति मंत्री परिषद का गठन करते हैं। इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है आर्टिकल 74 में। अब देखिए लास्ट में भी हमने बात किया था इसके लिए कि मंत्री परिषद के प्रमुख कौन होते हैं। तो मंत्री परिषद के प्रमुख कौन हुए? मंत्री परिषद के प्रमुख हुए प्रधानमंत्री। तो देखिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं और मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। मतलब कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति की उपयोग कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे चलता है। अब देखिए जब बात आती है गठन की, कि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? मंत्री परिषद का गठन राष्ट्रपति करेंगे। तो देखिए मंत्री परिषद मतलब कि वहां पे मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे और उन मंत्रियों में से ही एक प्रधानमंत्री होते हैं। तो मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कौन करेंगे? ये करेंगे भारत के राष्ट्रपति। और इनका पद कैसा होता है? इनका पद होता है प्रसाद पर्यंत पद। अब देखिए इस प्रसाद पर्यंत पद का क्या मतलब होता है? प्रसाद पर्यंत पद का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो प्रधानमंत्री को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी उन्हें पद से हटा सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है। अब देखिए जैसे सृष्टि की हम बात करें कि अगर सृष्टि में या ईश्वर ने हम सभी को जो भी दिया है वरदान के रूप में, वो एक प्रकार से उनका प्रसाद है। और ईश्वर जब चाहें वो सारी चीजें मतलब जो इस सृष्टि में निर्मित है, जो हम सभी उसका उपयोग करते हैं, अगर ईश्वर चाहे तो उसे जिस तरह से देते हैं उसी तरह से वो उसे वापस ले सकते हैं। तो यही कुछ लॉजिक होता है प्रसाद पर्यंत का मतलब कि जब चाहे राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटा सकते हैं, मतलब प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है।
और देखिए जितने भी मंत्री होते हैं मंत्री परिषद के, उन सभी का भी जो पद होता है वो भी राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद होता है। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे तो जितने भी मंत्री हैं उन सभी मंत्रियों को उनके पद से हटा सकते हैं। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है। देखिए कि जो हमारे देश में काम होता है तो कुछ इस प्रकार से काम होता है, और ये जितने भी काम होते हैं मतलब कार्यपालिका के जितने भी काम होंगे जो मंत्रिपरिषद करती है, प्रधानमंत्री उन शक्तियों का उपयोग करके जो करते हैं, तो ये सारे काम किसके नाम से होते हैं? ये सारे काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम से। तो याद रखिएगा कि कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं या राष्ट्रपति के नाम से ही वो काम होते हैं, भले ही उन सभी कामों को प्रधानमंत्री करते हैं या मंत्रिपरिषद करती है। तो जितने भी काम होते हैं कार्यपालिका के वो सारे काम प्रधानमंत्री के नाम से होते हैं। और ऐसा कहाँ पे वर्णन है? ऐसा वर्णन है आर्टिकल 77 में। तो अनुच्छेद 77 ये कहता है कि भारत में कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले कोई भी काम राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो इसका वर्णन याद रखिएगा आर्टिकल 77 में किया गया है। अब देखिए जब कार्यपालिका कोई भी काम करती है मतलब राष्ट्रपति के नाम से वो सारे काम हो रहे हैं, तो राष्ट्रपति को ये भी अधिकार होता है कि उन सभी कामों की जानकारी वो मंत्रिपरिषद से मांग सकें। और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होता है कि अगर राष्ट्रपति किसी भी जानकारी को मांगते हैं उनके कामकाज से संबंधित, तो उनका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को वो जानकारी उपलब्ध करवाएं। तो इसका वर्णन कहाँ पे है? इसका भी वर्णन है आर्टिकल 78 में। तो याद रखिए आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्तियां निहित की गई हैं, या कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में निहित है। इसका वर्णन कहाँ पे है? संविधान के अनुच्छेद 53 में इसका वर्णन है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेंगे और मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, इसका वर्णन है आर्टिकल 74 में। इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 77 क्या कहता है? आर्टिकल 77 कहता है कि जितने भी कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं वो समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। तो आर्टिकल 77 याद रखिएगा कि सारे काम कार्यपालिका के द्वारा किए जाने वाले वो किसके नाम से होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब जब राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं कार्यपालिका के, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है कि वो उन कामों की जानकारी मांगे। इसका वर्णन कहाँ है? इसका वर्णन है आर्टिकल 78 में। तो कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट होता है हमारे देश में। और इसके अलावा भी राष्ट्रपति कुछ और पदों की नियुक्ति करते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं कि और कितने ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए राज्य के जो राज्यपाल हैं, मतलब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और ये भी पद कैसा होता है? ये भी पद होता है राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत। मतलब राष्ट्रपति जब भी चाहें तो इनको राज्यपाल को, मतलब हमारे राज्य में, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और पद कैसा है? प्रसाद पर्यंत पद है। और जब भी चाहे राज्यपाल को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति उन्हें वापस बुला सकते हैं, उनके पद की समाप्ति कर सकते हैं। इसके बाद महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। इनका भी पद कैसा होता है? इनका भी पद प्रसाद पर्यंत पद होता है। मतलब महान्यायवादी को भी जब भी राष्ट्रपति चाहे उनके कार्यकाल से पहले उन्हें पद से हटा सकते हैं। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, उन सभी के हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके बाद निर्वाचन आयुक्त की, या इन्हें कहें चुनाव आयुक्त भी कह सकते हैं इन्हें। तो निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी करेंगे। तो देखिए कुछ प्रमुख जो पद हैं उन सभी का मैंने यहाँ पे बताया कि राष्ट्रपति इन सभी प्रमुख पदों की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा जितने राज्य के जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री जो होते हैं केंद्र सरकार के, उनकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं।
तो इनको ध्यान में लेकर चलिएगा और ये एग्जाम में काफी आने की संभावना रहती है, तो इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट जो हमारे नियुक्तियां हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली, मैंने उनको यहाँ पे आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद देख चलिए और आगे देखते हैं कि जो विधायी शक्तियां हैं वो क्या होती हैं राष्ट्रपति की। तो देखिए विधायी शक्तियां मतलब, विधायी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विधायी, विधायिका। देखिए विधायिका से क्या मतलब है, संसद। देखिए हम संसद की बात करते हैं, विधायिका का मतलब क्या होता है, हमारे देश की संसद। और आर्टिकल 79 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 79 में संसद के गठन की बात की गई है। किसके गठन की बात है, संसद के गठन की बात की गई है। और क्या कहा गया है आर्टिकल 79 में, इसमें कहा गया है कि संसद 3 अंगों से मिलके इसका गठन होगा। और ये 3 अंग कौन कौन से हैं, ये 3 अंग हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। देखिए आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है कि भारत में संसद का गठन होगा और संसद के गठन के प्रमुख 3 अंग होंगे। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति होते हैं। अब देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं वो ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अब उसके बाद भी ये उसके प्रमुख अंग हैं संसद के। अब देखिए इसका रीजन क्या होता है, अब रीजन ये होता है कि जब हमारे देश में कोई भी कानून लेके आया जाता है या जब हमारे देश में कोई कानून बनाया जाता है तो उसमें कंडीशन क्या होती है कि राज्यसभा और लोकसभा में जो सांसद उपस्थित होते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य कौन होते हैं, सांसद होते हैं। अब वो क्या करते हैं, किसी भी कानून को बनाने के लिए वो पहले उस प्रस्ताव को लेके आते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आया जाता है। मान लीजिए कि इससे पहले भी हमने इस पे डिस्कस किया हुआ है, एक बार फिर से आज रिपीट हम इसको करते हैं ताकि हम बार बार अगर उन चीजों को दोहराएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे और याद रखने में भी हमें काफी आसानी होगी। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसके लिए क्या होता है कि या तो लोकसभा या राज्यसभा, कोई ऐसी बाउंडेशन उस पर नहीं है, कुछ मामलों में बाउंडेशन है, लेकिन अगर हम साधारण विधेयक की बात करें तो उस समय पे क्या होता है कि या तो हम लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं या राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि फर्स्ट टाइम कोई भी विधेयक आता है, मान लीजिए ए नाम का कोई विधेयक है, ये राज्यसभा में इसको लेके आया जाता है। और राज्यसभा में क्या होता है, इसमें इस पे चर्चा होती है और जितने भी उपस्थित मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। और अगर सहमति मिलती है तो ये कहाँ जाता है, ये सेकेंड हाउस में जाता है, दूसरे जो सदन है उस पे जाता है। अगर मान लीजिए कंडीशन क्या है, लोग राज्यसभा में इसे पहले लेके आया गया है, इस साधारण विधेयक की हम बात करते हैं। तो राज्यसभा में भी क्या कंडीशन होगी, जब ये प्रस्ताव राज्यसभा से पारित किया गया या वहां सहमति के द्वारा पारित हुआ, पारित करने के बाद में ये कहाँ गया, लोकसभा में गया। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ वापस से इस पे क्या होगी, चर्चा होगी, इस पे डिस्कशन किया जाएगा। और डिस्कशन करने के बाद में मान लीजिए कि वहां पर भी ये जो विधेयक है वो क्या होता है, पारित होता है। पारित का मतलब होता है स्वीकृति, मतलब कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उस पे जो उसका ड्राफ्ट होता है उस पे अगर स्वीकृति मिल जाती है कि ठीक है कानून हमारे देश की जनता के हित में है, उनके भलाई के लिए है या उनके अनुरूप तैयार किया गया है, तो अगर उस पर डिस्कशन करने के बाद में अगर वो पारित हो जाता है, उस पर सहमति मिल जाती है। सहमति किसकी होती है, ये सहमति होती है सदस्यों की, जो हमारे देश के सांसद होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से सांसद चुन के जाते हैं, जनता उनको चुनती है और वो हमारे देश में फिर क्या करते हैं, कानून में जितने भी कानून है उनको बनाते हैं, वहां पे उन पे डिस्कशन करते हैं संसद के सत्रों में। तो देखिए अब ये पारित होने के बाद में ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति के पास में क्यों जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा उनकी अनुमति के लिए। अब अगर राष्ट्रपति इस पे अनुमति देते हैं तो क्या कंडीशन होती है, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति इस पे अनुमति देंगे तो ये जो विधेयक है, ये विधेयक क्या बनेगा, ये विधेयक बन जाएगा क्या, कानून। और यही कानून फिर पूरे देश में लागू करवाया जाता है। तो ये होता है हमारे देश में शासन को कानून बनाने का या शासन व्यवस्था को चलाने का एक सिस्टम। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन आ जाती है, अब यहाँ पे यही कंडीशन है जो हमने कहा कि 79 में कि संसद का अभिन्न, संसद 3 अंगों से मिलकर बनता है,
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के मेंबर हैं और ना ही राज्यसभा के मेंबर हैं। फिर भी ये संसद के अभिन्न अंग क्यों हैं? इसीलिए अभिन्न अंग है क्योंकि कोई भी कानून बिना अनुमति के राष्ट्रपति के, अगर मतलब राष्ट्रपति उसकी अनुमति नहीं देते हैं तो वो कानून बनता ही नहीं है। इसलिए संसद के अभिन्न अंग हैं राष्ट्रपति हमारे देश में। अब देखिए, जब ये संसद के अभिन्न अंग हैं तो इन्हें जो संसद के अधिवेशन होते हैं, अब अधिवेशन का मतलब होता है बैठक। देखिए, अधिवेशन का क्या मतलब है? अधिवेशन का मतलब है बैठक। और किसकी बैठक होती है? सांसदों की बैठक होती है। और हम समय समय पे इसकी बैठक होती है। तो देखिए होता क्या है, इस बैठक को बुलाने का अधिकार किसका है? या हम अधिवेशन की बात करें या इसी को एक सत्र भी बोला जाता है। तो देखिए, अधिवेशन, सत्र या बैठक तीनों एक ही चीजें हैं। और अगर हम संसद की भाषा में बोले तो ये अधिवेशन या सत्र कहलाते हैं। तो देखिए, अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसका है? बुलाने का अधिकार भी राष्ट्रपति का होता है। अब बुलाने का अधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, कहाँ से बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, थोड़ा सा इस पे भी, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना चाहिए। अब देखिए, हमने अपने प्रतिनिधि को तो चुन लिया, हमने सांसदों को चुन लिया। अब अगर सांसद हर टाइम अगर दिल्ली में संसद भवन में बैठे रहेंगे, वहां पे जो भी बैठकें करेंगे, तो हमारे यहाँ के जो जमीनी स्तर पे जो विकास करना है वो कार्य कैसे होगा? तो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट तो यहीं पे है, सबसे बड़ा लॉजिक तो ये है कि हमारे यहाँ पे जो जमीनी स्तर पे काम होता है, जमीनी स्तर पे जो भी समस्याएं होती हैं, उसको उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया है? प्रतिनिधि को चुना है, हमने सांसदों को चुनाव किया है, उनको इलेक्ट किया है। अब देखिए, अब सांसद क्या रहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो वहां पे रहते हैं और सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं, और जो भी समस्याएं होती हैं उसको जब संसद का अधिवेशन होता है, जब संसद का सत्र होता है, उन समस्याओं को वहां पर उन पे चर्चा की जाती है। और अगर वहां पे जो भी सांसद हैं उनको समय दिया जाता है और उस समय पे वो अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसको उस सदन में प्रस्तुत करते हैं, उस पे बात करते हैं। तो देखिए, अब बुलाने का अधिकार यही होता है कि अब जैसे सांसद अभी क्या है, मान लीजिए कि संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, सांसद अपने अपने क्षेत्रों में हैं और जमीनी स्तर पे या वहां पे काम कर रहे हैं। अब क्या होगा, संसद को अधिवेशन को बुलाया जाएगा कि अब सारे सांसद वहां पे आएंगे, मतलब राष्ट्रपति उस अधिवेशन को बुलाएंगे और सारे सांसद इकट्ठा होंगे संसद भवन में, मतलब दिल्ली में इकट्ठा होंगे संसद भवन में, और फिर बैठकें की जाती हैं। तो संसद के अधिवेशन को बुलाने का अधिकार भी उनके पास में है और उसे सत्रावसान करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। अब देखिए, सत्रावसान क्या होता है इसको समझते हैं। अब देखिए, जैसे अधिवेशन तो बुला लिया गया, मतलब आप आइए, सांसदों को ये आह्वान किया जाता है कि आप आइए, अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा की जानी है संसद में, और उस पर जो भी उचित कानून होगा वो बनाया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है? अब देखिए, जब संसद का सत्र चलता है, कुछ दिनों कुछ महीनों में ये सत्र जो है ये चलते हैं, अब इसको समाप्त करना होता है। अब देखिए, जब समाप्त करेंगे तो फिर वापस से जो सांसद है अपने क्षेत्रों में जाएंगे, जमीनी स्तर पे काम करेंगे और जो भी समस्या है उनको पुनः उनको सॉल्व करने के लिए जो कानून है वो बनाया जाएगा। तो सत्रावसान करने का एक मतलब ये होता है कि सत्र समाप्ति की घोषणा, सत्र समाप्ति की घोषणा। तो ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं सत्र समाप्ति की घोषणा, अधिवेशन समाप्ति की घोषणा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हैं, मतलब कि संसद में सत्र को आहूत करना या बुलाना और संसद में जो सत्र है उसको सत्रावसान करना। ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आते हैं, मतलब कि संसद के सत्र को सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद के सत्र को आहूत किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, आहूत या बुलाने का मतलब दोनों एक ही होता है, आहूत करना या बुलाना। तो संसद के सत्र को आहूत कौन करेंगे या सत्रावसान कौन करेंगे? वो राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए, संसद के सत्र के संबंध में राष्ट्रपति के लिए कुछ बाध्यता होती है, मतलब कुछ बाउंडेशन होता है। अब बाउंडेशन क्या होता है? ये जो अधिवेशन होते हैं, जो सत्र होते हैं, इन सत्रों में मतलब एक साल में कितने सत्र कम से कम होने चाहिए? तो एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितने सत्र होने चाहिए? एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए। ये बाध्यता होती है किसकी? राष्ट्रपति की, कि साल में कम से कम आपको 2 सत्र आहूत करने हैं, 2 सत्र बुलाने हैं। अब देखिए, 2 सत्र का मतलब कैसे हो जाता है? अब देखिए, मान लीजिए कि साल का जो पहला सत्र होता है, कौन सा सत्र होता है? वो होता है बजट सत्र।
अभी जो बजट सत्र होता है इसमें बजट पे चर्चा की जाती है और ये जनवरी और फरवरी के टाइम पे ये सत्र बुलाया जाता है और उस पे जो आगामी बजट है उस पे डिस्कशन किया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बढ़िया निकल के आता है कि संसद का सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है, तो याद रखिएगा जो बजट सत्र होता है वो सबसे छोटा सत्र होता है। एक वर्ष में 2 सत्र बुलाना मतलब जो पहला सत्र हुआ, साल का जो पहला सत्र हुआ उसकी अंतिम बैठक, मतलब जैसे मान लीजिए बजट सत्र हुआ, इसकी जो अंतिम बैठक होगी तो इसकी अंतिम बैठक और जो नेक्स्ट सत्र होगा उसकी पहली बैठक। देखिए जो बजट सत्र हुआ, बजट सत्र की जो अंतिम बैठक हुई और जो नेक्स्ट सत्र हुआ मतलब जो उसके बाद जो सत्र होगा उसकी पहली बैठक, इन दोनों की बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संसद के जो सत्र होते हैं उसमें अगर जो पहले कोई सत्र हुआ उस सत्र में और आने वाले सत्र के जो पहले सत्र की अंतिम बैठक और आने वाला जो सत्र है उसकी पहली बैठक, इन दोनों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर या अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया, यहाँ से भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी ध्यान लेके चलना है हमको। और राष्ट्रपति की बाध्यता होती है कि वो संसद के कम से कम 2 सत्र तो आहूत कराएं, 2 सत्र या 2 बैठकें वो बुलवाएं एक साल में। इसके अलावा अनुच्छेद 85 में भी लोकसभा को भंग करने की बात कही गई है। देखिए अनुच्छेद 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 लोकसभा का विघटन, विघटन मतलब डिसॉल्व, लोकसभा को डिसॉल्व कर देना, उसको भंग कर देना। अब देखिए लोकसभा एक नियत समय के लिए होती है, एक निर्धारित समय के लिए होती है, मतलब 5 साल के लिए लोकसभा निर्वाचित होती है और 5 साल बाद में वापस से आम चुनाव कराए जाते हैं सांसदों के और उसके बाद में नई सरकार का गठन किया जाता है। लेकिन अगर कुछ कारण मतलब किन्हीं कारणवश जो हमारी देश की लोकसभा है उसको भंग किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 में ऐसा इसका उल्लेख किया गया है और ये भंग कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही इसको भंग कर सकते हैं। तो मतलब ये समझ सकते हैं हम इसमें कि लोकसभा को उनके काम मतलब उनके कार्यकाल से पहले भी भंग किया जाता है। इसका वर्णन कहाँ है, इसका वर्णन अनुच्छेद 85 में किया गया है। और भंग कौन करता है, भंग करते हैं राष्ट्रपति। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई लोकसभा विघटित हो जाती है तो कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि 5 साल के लिए लोकसभा का जो गठन होता है और हर 5 साल के बाद में चुनाव कराए जाते हैं कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा के, और चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा का फिर वापस से गठन किया जाता है। अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे कारण आ गए जब राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग करते हैं, तो भंग करने के बाद में क्या कंडीशन होगी, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वापस से चुनाव कराए जाते हैं पूरे देश में, मतलब आम चुनाव होंगे, सांसदों के चुनाव होंगे और चुनाव कराने के बाद में वापस से नई सरकार का गठन किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है ये भी, और काफी एक प्रकार से काफी विघटन जो है लोकसभा काफी डेंजरस होता है। डेंजरस मतलब इसलिए होता है कि अगर समय से पहले लोकसभा अगर विघटित होती है तो पूरा जो सिस्टम है एक बार फिर से उस सिस्टम में जो है चुनाव कराए जाते हैं और बहुत ज्यादा मतलब इसमें समस्याएं एक प्रकार की रहती हैं कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले विघटित होती है। अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक ही साल अगर लोकसभा चली, मतलब जो लोकसभा का गठन हुए केवल एक ही साल हुए हैं और 1 साल बाद में लोकसभा का विघटन हो गया, तो अब कंडीशन देखिए, मतलब 1 साल पहले चुनाव ऑलरेडी हो चुके थे, अब अगर लोकसभा विघटित होती है तो वापस से नेक्स्ट ईयर फिर से चुनाव कराए जाएंगे, तो देखिए खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है शासन का इसमें। तो इसलिए एक प्रकार से डेंजरस भी है, अगर देखा जाए तो शासन का जो शासन के पास जितने रिसोर्सेज है, जो मशीनरी है, जो इलेक्शन में उपयोग की जाती है, तो बहुत ज्यादा उसके लिए एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ज्यादा लॉस होता है इस चीज का, अगर लोकसभा समय से पहले विघटित हो जाए तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है विधायी शक्तियों का और बहुत बढ़िया इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी जिसमें हमने डिस्कस किया है, और इसे आप नोट डाउन करिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहां से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और भी कुछ विधायी शक्तियां हैं, उनको एक बार देखते हैं। तो देखिए संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित कौन करते हैं,
तो संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए दो कंडीशन इसमें आती हैं और ये कब कब करते हैं संबोधन, इसको समझते हैं। तो देखिए जब हर साल का मतलब प्रत्येक वर्ष का जब पहला अधिवेशन होता है तो उसको संबोधित करते हैं। और मान लीजिए कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, मतलब जब आम चुनाव होते हैं और लोकसभा गठित होके जब संसद का पहला अधिवेशन होता है तो उसको भी संबोधित करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद साधारण विधेयक के संबंध में अगर मान लीजिए कि दोनों पक्षों में मतलब दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसकी भी संयुक्त बैठक का आयोजन करते हैं कौन, राष्ट्रपति। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आती है, मतलब साधारण विधेयक जब कोई कानून, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है कि जब कोई कानून बनाया जाता है तो संसद में उसे पारित किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ऐसे ही कुछ कंडीशन आती है साधारण विधेयक के संबंध में कि अगर संसद के दोनों सदनों में कोई मतभेद हो गया है, मतलब अगर कानून बनाने के लिए दोनों सदनों में एक विधेयक जो पारित किया गया उस पर अगर कोई मतभेद हो गया है और तो उसके लिए क्या होता है, उसके कंडीशन में राष्ट्रपति क्या करते हैं, संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलवाते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने देने वाली बात ये होती है कि अगर इस कंडीशन में संयुक्त जो बैठक है बुलवाई गई है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अगर साधारण विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी तो इसकी जो अध्यक्षता है वो करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। क्या है, देखिए यहाँ से कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे दो बातें लिखी गई कि साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब कंफ्यूजन ये जाता है कि अगर राष्ट्रपति बुला रहे हैं मतलब कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो बैठक उन्हें करनी चाहिए, कुछ इस प्रकार से हम लॉजिक लगाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हमें रखना है कि अगर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है राष्ट्रपति के द्वारा तो अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, मतलब राज्यसभा में देखिए 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो नॉमिनेट होते हैं, मतलब जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों से, मतलब जैसे कला हो गया, विज्ञान हो गया, साहित्य के क्षेत्र हो गया, समाज सेवा के क्षेत्र से उनके जो विशेषज्ञ हैं उन्हें नॉमिनेट करते हैं, उन्हें मनोनीत करते हैं और मंत्रिपरिषद की सलाह से ही ये काम करते हैं राष्ट्रपति। तो उन्हें नॉमिनेट करते हैं और नॉमिनेट करके उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है, राज्यसभा में सांसद का उन्हें पद दिया जाता है। तो ऐसे 12 सदस्य होते हैं और पहले लोकसभा में भी ये सदस्य होते थे, मतलब 2 सदस्य होते थे, एंग्लो इंडियन के होते थे, लेकिन उस पद को अब खत्म कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं और जो राज्यसभा होती है उस पर निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो 12 ऐसे सदस्य हैं जो मनोनीत होते हैं। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम वहां पे सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि कितने सदस्य होते हैं, कितने निर्वाचित हैं, कितने मनोनीत हैं, तो ये सारा कुछ हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल और केवल राष्ट्रपति की शक्तियों पे डिस्कस करते हैं तो काफी बेहतर होगा और समझने में काफी आसानी होगी। इसके बाद चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में। तो अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। अब देखिए वीटो क्या मतलब होता है, वीटो एक लैटिन शब्द है और वीटो का मतलब होता है रोकना। तो राष्ट्रपति को विधेयक के संबंध में ये पावर होता है, मतलब विधेयक को रोकने की उन्हें शक्ति होती है। अब देखिए कौन कौन सी ऐसी शक्ति होती है, तो 3 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो और इसे पूर्ण वीटो भी कहते हैं, मतलब पूरी तरह से विधेयक को रोक लेना, और इंग्लिश में अगर कहें तो एब्सोल्यूट वीटो कहलाता है। अब देखिए क्या कंडीशन आती है इसमें और किस प्रकार से ये उपयोग होता है और ये इसके उपयोग करने से जो विधेयक है उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब राष्ट्रपति आत्यंतिक वीटो का उपयोग करते हैं और जब किसी विधेयक को रोक लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है उस पर अनुमति राष्ट्रपति नहीं देंगे तो वो एक समय के बाद में स्वयं ही वो निरस्त हो जाता है, स्वयं ही वो समाप्त हो जाता है वो विधेयक। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आत्यंतिक वीटो या पूर्ण वीटो, जब पूरी तरह से विधेयक समाप्त हो जाए। अब देखिए इसका उपयोग किस विधेयक में किया जाता है, इसको समझते हैं। तो देखिए कुछ गैर सरकारी विधेयक होते हैं
तो अगर वो गैर सरकारी विधेयक संसद में पास किए गए हैं, संसद में पारित किए गए हैं और वो आते हैं राष्ट्रपति के पास में उनकी अनुमति के लिए, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस पावर का यूज करते हैं और उस विधेयक को रोक लेते हैं, उस पर अनुमति नहीं देते हैं, मतलब कानून बनने से वो उसको रोक लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो स्वयं ही वो समाप्त हो जाता है, स्वयं ही निरस्त हो जाता है। और इसके अलावा कुछ सरकारी विधेयक भी होते हैं जिनपे जो पूर्ण वीटो है इसका यूज करके राष्ट्रपति उसको समाप्त कर सकते हैं। अब देखिए देखिए कंडीशन क्या होती है सरकारी विधेयक पर, किस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। मान लीजिए कि कोई विधेयक पारित किया गया है, अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास में आया है और राष्ट्रपति की अनुमति देने से पहले ही अगर लोकसभा भंग हो जाती है, अभी जैसे हमने बात किया कि लोकसभा भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, या मान लीजिए कि लोकसभा स्वयं ही अपना त्याग पत्र दे दे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो विधेयक पारित किया गया था दोनों सदन से, वो तो अभी राष्ट्रपति के पास में वो यथावत पड़ा हुआ है, उस पर अनुमति नहीं मिली है। अब क्या होगा, कंडीशन क्या बनेगी, अगर लोकसभा का विघटन हुआ है, लोकसभा ने त्याग पत्र दिया है, तो आम चुनाव कराए जाएंगे और आम चुनाव कराने के बाद में नई लोकसभा गठित होगी, नई सरकार का गठन किया जाएगा। अब मान लीजिए कि जो नई सरकार है, जो नई नई निर्वाचित सरकार है, वो अगर चाहे तो राष्ट्रपति से सिफारिश करके जो पहले वाली सरकार थी जिसने कोई विधेयक पारित किया था, अगर जो नई सरकार है वो चाहे तो उस विधेयक को रोक उस पे लगवा सकती है राष्ट्रपति के एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करके। तो ये कुछ कंडीशन होती है, ये एब्सोल्यूट वीटो का यूज करने का, राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है इसका यूज वो किस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए जो इस पे दूसरा पावर है वो है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो इसको कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन होती है, सेम वही कंडीशन है कि जब कोई विधेयक अनुमति के लिए आता है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति उसको क्या करते हैं, उसको पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। देखिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसको पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, मतलब इस पे और भी डिस्कशन किया जाए, राष्ट्रपति ऐसा ऐसा कहकर और उसे वापस भेजते हैं, मतलब सदन में, दोनों सदन पे उस पे भेजते हैं। अब दोनों सदन उस पे क्या करेंगे, बारी बारी से डिस्कस करेंगे, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों क्या करेंगे, उस विधेयक पर जिस पर निलंबनकारी वीटो या सस्पेंशन वीटो का उपयोग करके राष्ट्रपति उसे वापस से भेजे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। तो दोनों ही सदन क्या करेंगे, उस पे बात करेंगे, उस पे बात करने के बाद में मतलब अपने अपने सदन में उस पे चर्चा होगी, और अगर कोई भी संशोधन किया जाता है या बिना किसी संशोधन के, यहाँ पे देखिए समझिए, समझने वाली बात है ना, कि अगर मान लीजिए कि कोई विधेयक जब आ गया है संसद में वापस आया है पुनर्विचार के लिए, या तो उस पे संशोधन करेंगे, सदन, दोनों सदन संशोधन करेंगे, संशोधन करके उसको पारित करेंगे, या जैसा था वैसा ही उसको वापस पारित कर देंगे और वापस से भेजते हैं कहाँ पे, राष्ट्रपति के पास में अनुमति के लिए। तो यहाँ पे राष्ट्रपति बाध्य होते हैं, मतलब फाउंडेशन होते हैं, राष्ट्रपति बाउंड होता है उनको कि वो जो भी विधेयक आया है अगर उसे पुनर्विचार के लिए एक बार भेजा गया है वापस से सदन में, और सदन क्या करता है, उसको वापस से संशोधन करके या बिना संशोधन किए उसे वापस से राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजते हैं, तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है हमें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीटो पावर है वो है पॉकेट वीटो। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास में अनुमति के लिए आता है तो राष्ट्रपति ना तो उस पर अपनी अनुमति दें और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेजें। तो ये पावर होता है वीटो पावर, पॉकेट वीटो कहलाता है राष्ट्रपति का, और वो अपने पास में अपनी जो अनुमति है उसको अपने सुरक्षित रखें। तो इसमें वीटो पावर में उनको ये शक्ति दी गई है। अब देखिए ये जो वीटो पावर है, मतलब अनुच्छेद 111 जो वीटो पावर है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन कई बार यहाँ से आया है कि आर्टिकल 111 में जो वीटो पावर है कितनी वीटो शक्तियां दी गई हैं राष्ट्रपति को। तो याद रखिएगा 3 पावर्स हैं, वीटो पावर है जो अत्यंतिक, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो 3 शक्तियां हैं जिस पर विधेयक के संबंध में, मतलब जिन्हें हम वीटो पावर कहते हैं। और किसमें है ये, आर्टिकल 111 में है इसका वर्णन। और यहाँ से बहुत सारे या कई बार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए इसके बाद आर्टिकल 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अब देखिए अध्यादेश क्या होता है, जब मान लीजिए कि कोई भी सदन या जब संसद जब अपने सत्र में ना हो, अधिवेशन में ना हो, उस समय पे क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसी इमरजेंसी आए, कोई ऐसी कंडीशन निर्मित हो देश में कि जब तत्काल में कोई कानून बनाने की आवश्यकता बने, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जब जो संसद है वो सत्र में ना हो या अधिवेशन में ना हो, तो अध्यादेश जारी होता है, और अध्यादेश उन्हीं विषय पे जारी होता है जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये जो शक्ति है, मतलब ये जो पावर है राष्ट्रपति की, ये कहाँ पे इसका वर्णन है, 123 में वर्णन है। अध्यादेश जारी करने का पावर राष्ट्रपति को 123 में दिया गया है। तो देखिए अगर न्यायिक शक्ति की हम बात करें, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई जो दोष सिद्ध व्यक्ति है, मतलब जिसको भारत के किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर कोई सजा सुनाई गई है, फिर चाहे वो मृत्युदंड की सजा हो, आजीवन कारावास की सजा हो, तो राष्ट्रपति के पास में ऐसी शक्ति होती है कि वो उसके जो दंड है, उसकी जो सजा है, या तो उसको पूरी तरह से माफ कर दे या उसमें परिवर्तन कर दें। तो इसी शक्ति को बोलते हैं राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 172 में किया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में होता है। मान लीजिए किसी भी विषय में अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें 143 अनुच्छेद के माध्यम से या उस पर ऐसी शक्ति दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है जो समझने लायक है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने कोई भी परामर्श लिया है, कोई सुझाव मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट अपना जब सुझाव पेश करती है राष्ट्रपति के पास में, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सुझाव को माने, मतलब ऐसी कोई उनपे बाध्यता नहीं होती है। उसके बाद चलिए हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। तो देखिए राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां किन मामलों में प्राप्त है। अब जैसे हमने देखा है कि हमारे देश का जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है बजट सेशन शुरू होने से पहले। एक साल का जो मतलब एक साल पहले के जितना भी बजट है उसको प्रस्तुत कराया जाता है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है, या राष्ट्रपति के पास में ऐसी शक्ति होती है कि वो संसद में बजट प्रस्तुत कराए, और जो हमारे देश के वित्त मंत्री होते हैं वो संसद में बजट रखते हैं, उस पर चर्चा की जाती है। तो वित्तीय शक्तियों में प्रमुख ये है कि राष्ट्रपति जो हमारे देश का बजट होता है उसको संसद में प्रस्तुत करवा। इसके अलावा राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक, अब देखिए हमने साधारण विधेयक की बात की थी, तो यहाँ पे धन विधेयक की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक है जब संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, तो सबसे पहले उसमें राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है, मतलब प्रस्तुत करने के लिए उसमें राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है सदन में। इसके बाद सदन में चर्चा की जाती है और संसद में उसको पारित किया जाता है दोनों सदनों के माध्यम से, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में पुनः भेजा जाता है उनकी स्वीकृति के लिए, ताकि उसको कानून बनाया जा सके। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये वित्तीय शक्तियों में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसमें ये शामिल है। इसके अलावा अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को वित्त आयोग गठित करने का अधिकार है। अब देखिए वित्त आयोग कब गठित किया जाता है। वित्त आयोग गठित किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में। तो अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति को प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में वित्त आयोग गठित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये थी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए अनुच्छेद 53(2) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं, मतलब थल सेना, वायु सेना और नौसेना, उन तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति कौन होंगे। उनके प्रधान सेनापति हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे। इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे। इनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं राष्ट्रपति की। तो देखिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं। इनमें
अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति है राष्ट्रपति में। और राष्ट्रीय आपातकाल किन कंडीशन में घोषित किया जाता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए कि जब कोई बाह्य आक्रमण हो रहा है, कोई सशस्त्र विद्रोह हो रहा है और आंतरिक अशांति हो रही है, तो इस कारण क्या होता है, जब देश की सुरक्षा खतरे में होती है तो राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो देश में इमरजेंसी लागू करें, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करें। और इसका जो वर्णन है कहाँ पे है, अनुच्छेद 352 में है। अब देखिए, अभी तक भारत में 3 बार इमरजेंसी लगाई गई है। और पहली बार लगाई थी 1962 में, जब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। और दूसरी लगाई थी 1971 में, जब पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण किया था। और जो तीसरी जो आपातकाल या राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तीसरी जो इमरजेंसी लगी थी, वो लगी थी 1975 में। और इंदिरा गांधी उस समय पे प्रधानमंत्री थी भारत की, उस समय पे लगाई गई थी जब आंतरिक अशांति हुई थी। तो ये 3 कंडीशन है या 3 आपातकाल लगाए गए थे भारत में। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। 1962 में, 1971 में और 1975 में 3 बार 352 अनुच्छेद का उपयोग करके राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है भारत में। इसके बाद में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन क्या होता है। अब जैसा हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, और अगर वहाँ के राज्यपाल को ऐसा लगता है कि वहाँ की जो सरकार है वो उस राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने में समर्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में राज्यपाल क्या करते हैं कि राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अनुच्छेद 356 का उपयोग करके उस राज्य में, उस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 360 क्या है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अब ये कब लगता है, जब मान लीजिए कि कोई आर्थिक संकट हो, उस समय पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का यूज करते हैं और वित्तीय आपातकाल लगाते हैं। तो देखिए, हमारा जो देश है, मतलब अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बहुत, मतलब कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। तो आप देखिए कि यहाँ पे वित्तीय संकट, मतलब आर्थिक संकट के चांसेस ना के बराबर हैं। तो ऐसी संभावना नहीं है। मतलब अभी तक में 360 का जो उपयोग है, मतलब वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक नहीं लगाई गई है और ना भविष्य में लगाए जाने की संभावना है। तो ये थी राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसपे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने डिस्कस किया है। तो इन्हें नोट डाउन करिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि इसका अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसका पीडीएफ लेना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और हमारे वीडियोस आप सभी को कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आप ज़रूर हमको बताइए, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हों और आपके लिए अच्छे वीडियो हम लेकर आ सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।